अब उस टाइम की टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ये अखबार की कटिंग है, एंड ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इस प्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा था। तो ये आप ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है सब चीज़ें। अब उस समय राष्ट्र के सामने 3 चुनौतियाँ कौन सी थी, इनके बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले बात करें तो भारत जो आज़ाद हुआ था उस समय भारत के सामने 3 चुनौतियों में से सबसे पहली चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो 562 या 65 देशी रियासतों में पूरा भारत विभाजित था, इसके अलावा जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, उन सबको एकजुट करके एक अखंड भारत का निर्माण करना और देश के इतने 562 देशी रियासतें थी उनको एक जगह करके एक भारत बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। और ये इस चुनौती के किस प्रकार से निपटा ये देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती विविधताओं से भरे देश को एकजुट रखना थी। देश में सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, धर्म और क्षेत्रीय पहचानें थी। ये आशंका बनी थी कि भारत एकजुट नहीं रह पाएगा, क्योंकि आज़ादी से पहले ही कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन 1920 के दौरान ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम भारत के स्वतंत्र होने के बाद में क्या करेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का समर्थन करते हैं। ब्रिटिश सरकार से भी मांग की। तो इस प्रकार ये भाषा का मुद्दा था या फिर क्षेत्रीय पहचान थी, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था। महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 को कलकत्ता में जो स्टेटमेंट दिया था वो बहुत फेमस है। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का दिन भी होगा। तो ये दोस्तों गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत आज़ाद तो होगा, 15 अगस्त को आज़ाद तो होगा, लेकिन ये खुशी है कि 200 साल पुराना ब्रिटिश साम्राज्य था, भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में था, वो आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इसके साथ दुख ये है कि जो भारत हमेशा हिंदू और मुस्लिम सभी संस्कृतियों का एक तहजीब थी, वो क्या हमसे छीन जाएगी और भारत का धर्म के आधार पे बंटवारा हो जाएगा, और ये एक दुख की बात भी थी। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। दूसरी चुनौती क्या थी? दूसरी चुनौती ये थी कि लोकतंत्र को किस प्रकार कायम रखा जाए। दूसरी चुनौती लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित करना था। भारत ने संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संसदीय लोकतंत्र अपनाया। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी फैसला था, क्योंकि उस समय अधिकांश एशिया और अफ्रीका के देश अधिनायकवाद की राह चुन रहे थे। दोस्तों भारत ने सबसे कठिन राह चुनी। भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था अपना ली, इसके अलावा मौलिक अधिकार दिए नागरिकों को और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है वो अपना ली। ये दुनिया में सबसे अनूठी इसलिए थी कि जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, जो उसी 1950 और 60 के दशक में आज़ाद हुए थे, उन राज्यों ने, अधिकतर राज्यों ने ये सोचा कि यदि लोकतंत्र हम स्थापित करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कत ये होगी कि इससे विविधताएं बढ़ेगी, मतभेद बढ़ेंगे और एक नए राष्ट्र के सामने चुनौतियां आ जाएगी, और जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मुद्दा है, इससे राष्ट्र का ध्यान है वो भटक जाएगा। लेकिन भारत ने कठिन रास्ता चुना कि ध्यान भटकेगा, लेकिन जब से आपसी विचार विमर्श करके, मतभेद करके हम आगे बढ़ेंगे, इन सब विचार विमर्श करके सहमति से आगे बढ़ेंगे, उसका मजा ही कुछ और है। तो भारत ने कौन सी शासन व्यवस्था अपना ली? संसदीय शासन व्यवस्था। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था की बजाय अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई, जो कि यूएसए ने अपना रखी है, और हमने क्यों ये शासन व्यवस्था अपना ली जो यूके ने अपना रखी है? तो आपको इसका सीधा सा जवाब ये मिलेगा, 200 साल यहाँ पर अंग्रेज रहे थे, उस दौरान वहाँ पर इंडिया में जो उन्होंने सिस्टम बनाया था, वो सारा का सारा जो जितना भी लोकतंत्र का विकास थोड़ा बहुत किया था, वो संसदीय शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग किया था। अतः भारत के लोगों को संसदीय शासन व्यवस्था से थोड़े बहुत अभ्यस्त हो चुके थे और जानकारी थी। अध्यक्षीय व्यवस्था अपने लिए बहुत ही नई थी। हालांकि एक तो कारण था ये, इसके अलावा ये भी है कि संसदीय शासन व्यवस्था है वो ज़्यादा लोकतांत्रिक है, वो ज़्यादा उत्तरदायित्व का निर्माण करती है। उसमें सरकार हर समय जनता के, मतदाताओं के सामने सरकार को जाना पड़ता है, और जो कार्यपालिका है अपनी, वो संसदीय शासन व्यवस्था में पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह भी होती है। इसलिए जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, और दूसरी बात, भारत के लोगों को संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी होने के कारण संसदीय शासन व्यवस्था का हमने चुनाव किया, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के ऊपर या कार्यपालिका पर संसद का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए वो चीज़ अपना ली, क्योंकि भारत में उस जो लोकतांत्रिक समझ वो बहुत कम थी। इस वजह से एक दिक्कत ये भी थी कि यदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपना लेते हैं तो राष्ट्रपति फिर इन शक्तियों का दुरुपयोग करके एक तानाशाह प्रवृत्ति की तरफ नहीं बढ़ जाए। तो ये भी एक उस समय की नजाकत थी। दूसरी बात, भारत ने मौलिक अधिकार दिया, जो आपको पता होगा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक अपने को मौलिक अधिकार दिए गए। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है,
क्योंकि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको अनुच्छेद 301 के तहत क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये सब चीज। इसके अलावा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत ने जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी उन सबको 21 वर्ष से अधिक 21 वर्ष या उससे अधिक थी उन सबको यूनिवर्सल वोटिंग राइट का अधिकार दे दिया था, यूनिवर्सल वोटिंग राइट का अधिकार दे दिया था। हालांकि ये 21 वर्ष की संविधान सभा में या मूल संविधान में 21 वर्ष था, उसके बाद में राजीव गांधी की सरकार ने 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से ये जो 21 वर्ष मतदाता की आयु थी इसको कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। और तब से लेके भारत में वोटिंग राइट की जो वोट डालने की आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 326 सभी वयस्क नागरिकों को बिना भेदभाव या मतदान के अधिकार देता है। ये विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र की नींव था। अब उसके बाद हम बात करें तीसरी चुनौती, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। हमें ऐसा आर्थिक विकास करना है, राष्ट्र का आर्थिक विकास तो करना है, लेकिन हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहाँ पर सामाजिक आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, वहाँ पर आर्थिक आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और वहाँ पर राजनीतिक समानता होनी चाहिए। तो हमें एक सोशल जस्टिस वाली सोसाइटी बनानी थी जो डॉक्टर अम्बेडकर के मूल्य पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पे आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिसमें जो सदियों से बहुत पीछे रह गए थे, दबे कुचले लोग थे, जिसमें बहुत बड़ी आबादी दलितों की थी। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति भी बहुत ज़्यादा निम्न स्तर की थी। तो उन सबको आगे बढ़ने का मौका देना, क्योंकि जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय हमारे जो लीडर थे उन सब का इस मत पे एक राय थी कि आज़ादी के बाद हमें उन सब लोगों के लिए आगे बढ़ने के प्रयास करने होंगे जो अभी तक बहुत विकास की धारा में पीछे रहे थे, मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सके थे, उनके लिए हमें विशेष प्रावधान करना है। इसलिए हमें एक ऐसा आर्थिक विकास करना है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। तो ये एक चीज़ थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण देते समय एक बात कही थी कि हम एक ऐसा लोकतंत्र हमें बनाना चाहिए जहाँ पर केवल राजनीतिक समानता ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक समानता की भी स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता का व्यवहार करेंगे, वहीं राजनीतिक जीवन में समानता का व्यवहार करेंगे। तो ये जो राजनीतिक समानता है, ये लोकतंत्र का पहिया, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच या असमानता का बर्ताव करेंगे तो राजनीतिक जीवन में समानता पॉसिबल नहीं होगी और थोड़े समय बाद ही हमारी ये लोकतंत्र वाली गाड़ी है वो रुक जाएगी। इसलिए पहले हमारा ये कर्तव्य है कि हम सामाजिक न्याय की स्थापना करें और जो पिछड़े लोग हैं उनको बराबरी पे लेके आएँ, ताकि राष्ट्र का समुचित या फिर एक सामाजिक न्याय की तरह विकास हो सके और एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो अब तीसरी चुनौती समाज के सभी वर्गों के लिए समान विकास सुनिश्चित करना था। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय, धर्म, जाति, लिंग आधारित समानता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी गारंटी दी गई है। तो ये बात भी आपको पता होगा। जो राज्य के अपने डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जो आर्थिक न्याय की बात की गई, अनुच्छेद 46 हो, 43 हो, 44 हो, 39 हो, ये बहुत से अनुच्छेद हैं जिनमें हम कभी चर्चा करेंगे। इनके माध्यम से सामाजिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो अब